नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले एक नजर आज की खबर के हेडलाइंस पर। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर भारत यूएई का जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के शहजादे के बीच वर्चुअल शिखर बैठक। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर स्थिति समेत सुरक्षा हालात की समीक्षा। केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब की सभी सीटों के लिए थमा प्रचार। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। पंजाब के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। अहमदाबाद में सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में 38 दोषियों को सजाए मौत, 11 को आजीवन कारावास। मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का आदेश। और यूक्रेन गतिरोध के बीच रूस बड़े पैमाने पर करेगा परमाणु अभ्यास। राष्ट्रपति पुतिन अभ्यास की खुद करेंगे निगरानी। यूक्रेन पर हमले की आशंका को लेकर पश्चिमी देश चिंतित। भारत और यूएई के बीच आज व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूएई के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और विदेश व्यापार राज्य मंत्री थानी बिल अहमद अल जायदी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। सीईपीए के लिए बातचीत पिछले साल सितंबर में शुरू हुई थी और यह समझौता भारत यूएई आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध को अगले स्तर पर ले जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के शहजादे और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बल के उप प्रमुख कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ वर्चुअल शिखर बैठक कर रहे हैं। इसमें व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। यह समझौता दोनों देशों की गहरी मित्रता, साझा दृष्टिकोण और विश्वास को दर्शाता है। मुझे विश्वास है कि इसने हमारे आर्थिक संबंधों में एक नया युग आरंभ होगा और हमारा व्यापार अगले 5 वर्षों में $60 बिलियन से $60 बिलियन से बढ़कर 100 बिलियन $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। योर हाइनेस, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और पीपल टू पीपल संपर्क हमारे सहयोग के स्तंभ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार देश में रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई में रेल प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि पहले तालमेल की कमी के कारण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी होती थी, लेकिन उनकी सरकार ने इस दृष्टिकोण को बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुंबई में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर उनका विशेष फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में ठाणे और देवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों का उद्घाटन किया और 2 उपनगरीय ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से सेंट्रल रेलवे लाइन पर 36 नई एसी लोकल ट्रेन चलने जा रही हैं। ये नई रेल लाइन और ट्रेन मुंबई के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगी और उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। मुंबई के भीतर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों से मुंबई की रेल कनेक्टिविटी में भी स्पीड की जरूरत है, आधुनिकता की जरूरत है। इसलिए अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल आज मुंबई की देश की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री आवास पर सिख समाज के प्रमुख लोगों से मुलाकात की और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। मुलाकात करने वाले सिख समुदाय के लोगों में दिल्ली गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, बाबा बलवीर सिंह, जी सीचेवाल, महंत करमजीत सिंह, करनाल में डेरा बाबा जंग सिंह के बाबा जोगा सिंह और अमृतसर में मुखी डेरा बाबा तार सिंह के संत बाबा मेजर सिंह शामिल थे। आनंदपुर साहिब में कार सेवा के जत्थेदार बाबा साहिब सिंह, भेनी साहिब के सुरेंद्र सिंह नामधारी दरबार,
शिरोमणि अकाली बुद्ध दल के बाबा जस्सा सिंह, दमदामी टकसाल के हरभजन सिंह और तख्त श्री पटना साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह भी बैठक में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर आज गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में गृह मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा सहित जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने सीमा पार से घुसपैठ पूरी तरह से रोकने और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने का निर्देश दिया। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा सेना, सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसी के प्रमुख मौजूद थे। हर महीने 2 महीने में वहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं और सुरक्षा स्थिति की। तो वही रिव्यू किया उन्होंने कि डेवलपमेंटल वर्क का पेस क्या है, सुरक्षा की स्थिति क्या है और आगे किस दिशा में चलना है। तो बहुत ही संतोषजनक और लाभप्रद मीटिंग रही। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने शहर में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। अदालत ने यूएपीए के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई है। बाकी 11 दोषियों को मौत तक उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने धमाकों में मारे गए लोगों को 1-1 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों में से प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए, जबकि मामूली रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। अदालत ने 48 दोषियों में से हर एक पर 2,85,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कुल 78 आरोपियों में से 49 को 8 फरवरी को दोषी ठहराया था। 26 जुलाई 2008 को एक के बाद एक धमाके हुए थे, जिसमें 58 लोगों की मौत हुई थी। 49 accused were convicted by the designated special judge and 28 accused were acquitted by the designated judge for bomb blast cases. इसमें total 28 accused they were acquitted for the all charges and other accused who were convicted by the honorable court, they are convicted for the offence under section 302 of IPC and UAPA Act, that is section 16 and other sections for terrorist act. दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की हिरासत में भेज दिया है। 1993 के मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। जेल में बंद कासकर के खिलाफ हाल ही में धन शोधन का एक मामला दर्ज किया गया है। कथित रंगदारी के कई मामलों में पहले से ही थाने की जेल में बंद कासकर को ताजा मामले में हिरासत में लिया गया है। कासकर को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत के सामने पेश किया जाएगा। 16 फरवरी को इकबाल कासकर के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया गया था। और अब कुछ अहम खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान रविवार 20 फरवरी को विधानसभा क्षेत्रों में होगा। 59 विधानसभा क्षेत्रों पर मतदान होना है। इनमें 16 जिलों की अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 15 सीटें भी हैं। इन जिलों में हाथरस, कांशीराम नगर, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले शामिल हैं। वहीं पंजाब में होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। पंजाब में भी रविवार 20 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होना है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की 117 सीटों पर 93 महिलाओं समेत कुल 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं। साहनेवाल और पटियाला ग्रामीण सीटों के लिए सबसे ज्यादा 19, जबकि दिननगर सीट के लिए सबसे कम 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं
बल्कि विचारधारा के लिए वो वोट मांगने आए हैं। इससे पहले उन्होंने राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के भी दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को प्रदेश की दुर्गति के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिलहाल बुलडोजरों की मरम्मत हो रही है, जो 10 मार्च के बाद चलना शुरू कर देगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जालौन में बीजेपी के परिवारवाद के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि परिवार वालों का दुख दर्द वही समझ सकता है जिसका परिवार होता है। उन्होंने महंगाई, विकास और नोटबंदी को लेकर भी बीजेपी को घेरा। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कानपुर के किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना उम्मीदवार के लिए रोड शो किया और पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। पंजाब में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला में रोड शो किया। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री के यूपी बिहार के लोगों को लेकर दिए गए विवादित बयान की निंदा की और जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को निर्णय करने वाला नेता चाहिए, न कि टॉस करके फैसला करने वाला नेता। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें हर साल 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस का 13 पॉइंट का एजेंडा बाबा नानक से प्रभावित है। शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी विक्रम सिंह मजीठिया ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमृतसर में रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। विक्रम सिंह मजीठिया अमृतसर ईस्ट से पार्टी के प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जलालाबाद और अबोहर में रोड शो किया और लोगों से पार्टी को एक और मौका देने की अपील की। कुछ और अहम खबरें। पर्यावरण मंत्रालय ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में बढ़ते हुए प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जारी करते हुए कहा कि नए दिशा निर्देश प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे की सर्कुलर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लिया गया कदम है। इसका मकसद प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इससे सस्टेनेबल प्लास्टिक पैकेजिंग के कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नए नियमों में प्लास्टिक को 4 कैटेगरी में रखा गया है। इसमें ठोस प्लास्टिक पैकेजिंग, एक या कई परतों की लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग शामिल है। सरकार ने EPR के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक समिति गठित करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक स्तर पर अवसंरचना वित्त पोषण के अंतर को दूर करने और इस क्षेत्र में समावेशी वृद्धि के लिए इनोवेशन वित्त पोषण तंत्र विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया है। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में चल रही G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में उन्होंने ये बात कही। वित्त मंत्री ने टिकाऊ वित्त पोषण और अवसंरचना पर एक सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन प्रयासों में सुविधा और किफायत पर खासतौर से ध्यान देना चाहिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यों की अहम खबरें और जानेंगे क्या है यूक्रेन गतिरोध के बीच रूस का बड़ा कदम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब राज्यों से जुड़ी अहम खबरें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो दिल्ली के बीच नए हवाई मार्ग की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि खजुराहो मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे विश्व का गौरव है। सरकार ने खजुराहो एयरपोर्ट में 50 करोड़ का निवेश किया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने गुजरात के नवसारी और वलसाड़ में चल रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए गुजरात खंड में 98.6% और महाराष्ट्र में 62% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है।
रेल राज्य मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ठाणे से दिवा के बीच लोकल ट्रेन में सफर किया। वहां उन्होंने वड़ा पाव का आनंद लेने के साथ चाय की चुस्कियां भी ली। उनके लोकल ट्रेन में सफर करने से भारी भीड़ जुट गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई और बेलापुर के बीच चलने वाली देश की पहली वाटर टैक्सी का उद्घाटन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। इससे मुंबई से नवी मुंबई का सफर आसान होगा। कर्नाटक विधानसभा में मंत्री के एस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग पर गतिरोध जारी रहा। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में रात भर धरना दिया। केरल विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र शुरू होने पर राज्यपाल के अभिभाषण देने के लिए जैसे ही विधानसभा कक्ष में वो दाखिल हुए तो विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करने के बाद धरना दिया। पुदुचेरी विधानसभा की बैठक 23 फरवरी को बुलाई गई है। पिछले साल 6 अप्रैल को हुए चुनाव के बाद गठित 15वीं विधानसभा का ये दूसरा सत्र होगा। 15वीं विधानसभा का पहला सत्र अगस्त 2021 में हुआ था, जो 1 सप्ताह चला था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुई क्षति के लिए 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध शुरू की गई कार्रवाई और 274 रिकवरी नोटिस वापस ले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत कई बार इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देने से इनकार कर चुकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल अपनी शक्तियों और कर्तव्य निर्वहन के लिए किसी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2013 के प्री मेडिकल टेस्ट में धांधली के आरोप में 160 और आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपियों में मध्य प्रदेश के 3 निजी मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष भी शामिल हैं। अब तक कुल 650 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। ओडिशा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। राज्य के 68 ब्लॉक में कुल 186 जिला परिषदों, 1514 पंचायत समिति क्षेत्रों और पंचायतों के 20,436 वार्ड के लिए वोट डाले गए। मध्य प्रदेश में ओला प्रभावित किसानों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने 1.46 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 202 करोड़ 90 लाख रुपए की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम ने पश्चिमी समुद्र तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। 21 फरवरी को राष्ट्रपति की फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए युद्धपोत को विशाखापट्टनम लाया गया है। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके के ख्वाजा बाजार में आज संदिग्ध आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया। ग्रेनेड सुरक्षा बलों से कुछ दूर पर जाकर फटा। इससे कुछ दुकानों को नुकसान हुआ। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन को पर्यावरण अनुकूल अभियानों और ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के लिए भारतीय हरित इमारत परिषद ने सिल्वर रेटिंग प्रदान की है। ये प्रमाण पत्र ऊर्जा संरक्षण, पानी की बर्बादी रोकने, जैव शौचालय की सुविधा प्रदान करने जैसे कई कारकों को ध्यान में रखते हुए दी गई है। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए 56 मछुआरों को रिहा कर दिया गया है। इनमें से 47 मछुआरे आज विमान से चेन्नई पहुंचे। बाकी लोगों को कोरोना संक्रमित हो गए हैं और श्रीलंका में ही उनका इलाज चल रहा है। भारत के विभिन्न जेलों से रिहा हुए 12 पाकिस्तानी कैदियों को अटारी सीमा के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया। इनमें 6 मछुआरे और 6 आम नागरिक शामिल हैं। 6 पाकिस्तानी गुजरात की जेल में बंद थे, जबकि 3 अमृतसर, 1 पश्चिम बंगाल और 1 जम्मू की जेल में कैद था। श्रीनगर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने स्पेशल विमेन स्क्वाड का गठन किया है। स्क्वाड में 2 गाड़ियां हैं जिसमें महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं। महिला पुलिसकर्मी स्कूल कॉलेज जाने वाली सड़कों पर चलने वाली हर लड़की और महिला की निगरानी करेंगी। ओडिशा में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने पाबंदियों में ढील दी है। सरकार ने आज से सभी शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है।
गोवा में 21 फरवरी से कक्षा 1 से 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान कोविड दिशा निर्देशों के साथ खोल दिए जाएंगे। हालांकि स्कूलों को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। हरियाणा के अंबाला में प्री प्राइमरी स्कूलों को आज से फिर बच्चों के लिए खोल दिया गया है। स्कूल कोविड की वजह से पिछले 2 साल से बंद थे। कोरोना के मामले कम होने के बाद प्रशासन ने स्कूल खोलने का फैसला लिया। बात कोविड अपडेट की। देश में 43 दिनों के बाद कोविड-19 के उपचार करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 3 लाख से नीचे आ गई है। पिछले 24 घंटों में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 40,000 से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 के सक्रिय केस की संख्या घटकर 2,92,000 रह गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों के 1% से भी कम है। बीते एक दिन में वायरस संक्रमण के करीब 26,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 98% से अधिक हो गई है। देश में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान में 175 करोड़ के करीब टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही 80% वयस्क आबादी को टीके की दोनों डोज लग गई हैं। इस बीच 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक युवाओं को अब तक कोविड वैक्सीन के दोनों टीके लगाए जाएंगे। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने यूक्रेन में जारी संकट के राजनयिक समाधान तलाशने की अपील की है। सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने कहा है कि संकट अब भी टला नहीं है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर करीब 1.5 लाख सैनिकों को तैनात किया हुआ है और रूस कभी भी हमला कर सकता है। सुरक्षा परिषद की सालाना बैठक रूस ने बुलाई थी और बैठक का मकसद मिन्स्क समझौते को लागू करना और पूर्वी यूक्रेन में शांति बहाल करना है। सत्र में वो सभी देश शामिल हुए जो सीमा सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर रूस के विरोध में हैं। और इस बीच रूसी सेना ने घोषणा की कि शनिवार को उसके सामरिक बल बड़े पैमाने पर अभ्यास करेंगे। ये घोषणा पश्चिम की आशंका के बीच की गई है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शनिवार को होने वाले अभ्यास की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे। अभ्यास में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को भी शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास की योजना कुछ समय पहले बनाई गई थी ताकि रूसी सैन्य कमान और सैनिकों की तैयारी के साथ ही अपने परमाणु और पारंपरिक हथियारों की विश्वसनीयता की जांच की जा सके। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को आगाह किया था कि रूस कुछ दिनों के अंदर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। एयर इंडिया ने कहा है कि वो अगले हफ्ते भारत से यूक्रेन के बीच 3 उड़ानें संचालित करेगा। विमानन कंपनी ने बताया है कि उड़ानें 22, 24 और 26 फरवरी को यूक्रेन रवाना की जाएंगी। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने कहा है कि वो भारत और यूक्रेन के बोरिस्पल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच 22, 24 और 26 फरवरी को 3 उड़ानें संचालित करेगी। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जरूरी सूचना और मदद उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को एक कंट्रोल रूम स्थापित किया था। इसके अलावा यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने पूर्वी यूरोपीय देश में भारतीयों की मदद के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन भी स्थापित की है। अमेरिका की एक अदालत ने आदेश दिया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कारोबारी गतिविधियों की जांच के सिलसिले में सवालों के जवाब दर्ज कराएं। जस्टिस आर्थर एनगोरोन ने आदेश दिया है कि ट्रंप और उनके 2 बच्चे इवांका और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स दिसंबर में जारी किए गए सम्मन का पालन करें। अदालत ने कहा कि ट्रंप और उनके 2 बच्चे 21 दिनों के अंदर अपने बयान दर्ज कराएं। जस्टिस आर्थर एनगोरोन ने ट्रंप और जेम्स के कार्यालय के वकीलों की 2 घंटे तक चली जिरह के बाद ये फैसला दिया। कनाडा की राजधानी ओटावा की सड़कों पर प्रदर्शन जाम लगाने वाले सैकड़ों ट्रक चालकों का नेतृत्व कर रहे 2 नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे तमारा लेच और क्रिस बार्बर को पुलिस ने पार्लियामेंट हिल इलाके के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शहर के अधिकांश इलाकों को बाहरी लोगों के लिए सील करना भी शुरू कर दिया है। ब्राजील के शहर पेट्रोपोलिस में बाढ़ और भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 117 हो गई है और 116 लोग अब भी लापता हैं। सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की पुष्टि की है। कई लोगों के मिट्टी में दबे होने की आशंका है। दशकों की सबसे भयंकर बारिश के दौरान बाढ़ आने और मिट्टी धंसने से कई गाड़ियां और मकान बह गए। शहर में भूस्खलन की और घटनाएं होने की आशंका है। बात खेलों की करें तो न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले मैच में मेजबान टीम बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। हेनरी निकोलस के शतक, विकेटकीपर टॉम ब्लेंडल के 96 रनों की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 482 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। नंबर 11 पर खेलने आए मैट हेनरी ने नाबाद 58 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 387 रनों की बढ़त बनाई।
दक्षिण अफ्रीकी टीम पहली पारी में महज 95 रन पर आउट हो गई थी। क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 34 रन बनाकर 3 विकेट गंवा दिए हैं। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अनूठा अंदाज नजर आया। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं पूर्वी इम्फाल के वानखेड़े क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल हुई स्मृति ईरानी के स्थानीय महिलाओं के साथ पारंपरिक नृत्य की झलकियों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।